हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मनी द लर्निंग ऐप के अंदर और मैं हूं आपका बायोलॉजी गुरु रिंकेश कुमार प्रजापति। बच्चों, आज हम जो है वो मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव श्वसन तंत्र एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से देखें तो ये चैप्टर यहाँ पर आपको श्वसन और गैसों का विनिमय के फॉर्म में लिखा हुआ आपको मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर एनसीईआरटी का मान लीजिए ये सेकंड चैप्टर है, श्वसन एवं गैसों का विनिमय। ठीक है, और बेसिकली हम इसके अंदर क्या अध्ययन करेंगे? हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे मानव श्वसन तंत्र। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं मानव श्वसन तंत्र, या फिर हम इसको लिख सकते हैं यहां पर श्वसन और गैसों का विनिमय, और या लिखें इसको तथा गैसों का विनिमय। श्वसन तथा गैसों का विनिमय, श्वसन तथा गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय। ठीक है बच्चों, यानी श्वसन तथा गैसों का विनिमय। अच्छा, हमें इसके अंदर अध्ययन क्या करना है? हमें अध्ययन करना है इसके अंदर मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है बच्चों, यहां पर हम देखें तो एनसीईआरटी के हिसाब से तो ये कौन सा चैप्टर है? यह है श्वसन तथा गैसों का विनिमय। और हम यहां पर जो है मेनली मुख्यतः यहां पर जो अध्ययन करेंगे वो क्या है? मानव श्वसन तंत्र, यानी मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव श्वसन तंत्र तथा गैसों का विनिमय भी, यानी गैसों का यहाँ पर आदान प्रदान कैसे हो रहा है। ठीक है, और गैसों का आदान प्रदान करने वाली संरचना, ये जो वायु मार्ग है वो वायु मार्ग कौन सा है, यानी वो वायुमंडलीय वायु किस वायु मार्ग के होते हुए हमारे फेफड़ों में जाती है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों, यहां पर बात कर रहे हैं, सबसे पहली जो टर्म आती है यहां पर, यानी जो शब्द आता है वो क्या आता है? श्वसन। क्या आता है? श्वसन। देखो बच्चों, सामान्यतया हम बोले तो यहां पर हम सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल देते हैं? श्वसन बोल देते हैं। या मैं ऐसे बोल दूं कि वायुमंडलीय वायु जो है उसको फेफड़ों में अंदर लेने की प्रक्रिया और फेफड़ों से जो कुपिकीय वायु है उसको बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम श्वसन बोल देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कभी जैसे मान लीजिए कोई बेहोश हो गया, अब यहाँ पर हम जाकर उसे देख रहे हैं कि हाँ यार वो सांस ले रहा है, छोड़ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, ये श्वसन कर रहा है। लेकिन हम उसको श्वसन ना बोल करके उस शब्द का नाम है, यानी या उस प्रक्रिया का जो नाम है वो है यहाँ पर श्वासन, या उसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय संवातन। ठीक है, यानी सिंपल सी चीज, यानी यहां पर गैसों के लेने की प्रक्रिया और गैसों के छोड़ने की प्रक्रिया जो है, या बोले यहां पर सांस लेने की प्रक्रिया और सांस छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इसको हम यहां पर श्वासन बोलेंगे या फिर फुफ्फुसीय संवातन बोलेंगे, इसको हम श्वसन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये श्वासन या फुफ्फुसीय जो संवातन है ये श्वसन की प्रक्रिया के चरण है। ठीक है, और श्वसन की प्रक्रिया का सबसे जो प्रारंभिक चरण है वही श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन कहलाता है। ठीक है भाई, श्वासन के अंदर या मानव श्वसन तंत्र के अंदर हम जो मुख्यतः दो गैसों का यहां पर विनिमय देखेंगे, एक होगा ऑक्सीजन और दूसरा होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन हम बात करते हैं पाचन तंत्र के अंदर, तो पाचन तंत्र के अंदर जो सरल कार्बनिक पदार्थों का अवशोषण हुआ उसमें ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल हैं, तो इनके ऑक्सीकरण के लिए हमें क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को तो हम अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड यानी उसके ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्पादित हुई है उसको हम बाहर की तरफ छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं गैसों का विनिमय बोलते हैं तो मुख्यतः दो गैसों का विनिमय पढ़ते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, यानी ऑक्सीजन लेने की प्रक्रिया और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम यहाँ पर श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन कहेंगे। और श्वासन और फुफ्फुसीय संवातन श्वसन प्रक्रिया के चरण है। ध्यान देना, श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन जो है वो यहाँ पर श्वसन प्रक्रिया के चरण है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले तो यही बात करें कि हमें यह पता होना चाहिए कि श्वसन प्रक्रिया में कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, वो है यहाँ पर श्वसन के चरण, श्वसन के चरण, श्वसन के चरण।
ठीक है, श्वसन के चरण से मतलब है कि श्वसन के चरण में या श्वसन में कौन कौन से यहां पर पद सम्मिलित हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले मैंने आपको जो पद बताया है वो पद क्या है बच्चों, वो पद है यहां पर, जिस पद की हम बात कर रहे हैं वो है यहां पर श्वासन, श्वासन, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन, फुफ्फुसीय संवातन, यानी श्वासन और फुफ्फुसीय संवातन, श्वासन और फुफ्फुसीय संवातन, इसकी अगर हम यहां पर इंग्लिश टर्मिनोलॉजी देखें तो श्वासन को तो बोला जाता है बच्चों ब्रीथिंग, ठीक है, एंड फुफ्फुसीय संवातन को बोला जाता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, और आपको पता है तो श्वसन है, श्वसन को तो हम बोलते ही हैं रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन। ठीक है बच्चों, यानी ये जो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है ये भी आपको पता होनी चाहिए, यानी श्वसन को बोलते हैं हम रेस्पायरेशन, और श्वसन के चरण में जो प्रारंभिक चरण है वो है यहां पर श्वसन और फुफ्फुसीय संवातन, मतलब ब्रीथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन के अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर सिंपल सी चीज है, यानी हो क्या रहा है कि जो वायुमंडलीय वायु है उसको तो फेफड़ों के अंदर लेना, और जो यहाँ पर जो फुफ्फुस है या फेफड़े हैं उनके अंदर जो वायु भरी होती है उसको हम कुपिकीय वायु बोलते हैं, उस कुपिकीय वायु को बाहर छोड़ने की प्रक्रिया, यानी श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन की परिभाषा क्या बनी कि वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों के अंदर लेने की प्रक्रिया तथा कुपिकीय वायु को फेफड़ों से बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को हम यहां पर श्वसन या फुफ्फुसीय संवातन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, यानी यहां पर हमने ये तो कर लिया, यानी ये तो बात हो गई कि यहां पर जो है हमने वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों में ले लिया। ठीक है, अब फेफड़ों से वो वायु कहां पर विनिमय होगा, ठीक है, वो किस तरीके से उसका विसरण होगा वो देखते हैं। अब फेफड़ों में वायु चली गई, फेफड़ों में वायु जाने के बाद हमारे फेफड़ों को जो है वो रुधिर वाहिनियों का नेटवर्क उनको मिलता है, और उन रुधिर वाहिनियों में रुधिर होगा, यानी यहाँ पर जो गैसों का विनिमय है वो अब, या गैसों का जो विसरण है वो यहाँ पर फेफड़ों और रुधिर के मध्य चलेगा। ठीक है, यानी गैसों का विसरण जो है वो किसके बीच चलेगा, फेफड़ों और रुधिर के मध्य। यानी इसका जो दूसरा चरण है वो दूसरा चरण ये है कि फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य, फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य, फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विसरण, गैसों का विसरण, गैसों का विसरण। ठीक है बच्चों, दोबारा समझना, यानी फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विसरण। भाई यहां पर जो ब्रीथिंग था इसके थ्रू वायुमंडलीय वायु कहां चली गई है, फेफड़ों में। अब फेफड़ों और रुधिर के मध्य गैसों का विसरण होगा। अब ये याद रखना, गैसों का जो विसरण है हमेशा उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ होता है। कहां से कहां, उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ, यानी यहां पर फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विसरण होगा, और वो विसरण जो है या विसरण निर्भर करता है आंशिक दाब पर, यानी उच्च आंशिक दाब से निम्न आंशिक दाब की तरफ गैसों का विसरण होता है। अब यहां पर यानी जो फेफड़े थे, फेफड़ों से गैस किसमें चली गई, रुधिर के अंदर। अब रुधिर क्या करेगा, वो रुधिर वहां से उन गैसों को लेकर के उत्तकों के पास जाएगा। ठीक है, यानी एक तरीके से रुधिर जो है वो क्या कर रहा है, स्थानांतरण कर रहा है, किनका, गैसों का। और वो गैसें मुख्यतः, यानी हम जो गैसों की बात कर रहे हैं ना, तो गैसें मुख्यतः कौन सी है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं यहां पर। यानी यहां पर हम देखें तो इसका तृतीय चरण जो होगा उसमें होगा क्या, गैसों का रुधिर द्वारा स्थानांतरण, गैसों का रुधिर द्वारा स्थानांतरण, रुधिर द्वारा स्थानांतरण, गैसों का रुधिर द्वारा स्थानांतरण, यानी जो गैसें हैं उनका रुधिर के द्वारा क्या होगा बच्चों, स्थानांतरण होगा।
अब रुधिर के द्वारा स्थानांतरण हो गया। अब रुधिर जो है वो गैसों को लेकर के जा चुका है किनके पास, उत्तकों के पास। ये तो पता है ना आपके कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलते हैं, उत्तक, यानी उत्तकों के पास जा चुका है। अब वहां पर आप बोल दें उत्तकों और रुधिर के बीच, या बोल दें कि उत्तक और कोशिकाओं के बीच जो है वो गैसों का यहां पर विनिमय होगा। यानी यहां पर फोर्थ वन यहां पर देखें तो यहां पर हमें रुधिर या रक्त, रुधिर तथा उत्तकों के मध्य, रुधिर तथा उत्तकों के मध्य, रुधिर तथा मध्य गैसों का विनिमय या गैसों का विसरण, गैसों का विसरण, ठीक है, विसरण बोल दें या विनिमय बोल दें। यानी अब जो है वो रुधिर तथा उत्तकों के मध्य गैसों का विसरण होगा। अब यहां पर रुधिर तथा उत्तकों के मध्य गैसों का विसरण भी होगा, यानी गैसें अब जो है वो उत्तकों के पास चली गई, यानी कोशिकाओं के समूह के पास चली गई। अब ये जो कोशिका है ये पहले से ही अवशोषण कर चुकी हैं ग्लूकोज का, ठीक है, तो ग्लूकोज का वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और उसकी वजह से ग्लूकोज वहां पर टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस ऊर्जा के अंदर, ठीक है। यानी यहां पर जो है आगे बात करें तो जो ऑक्सीजन है वो कहां चली गई है, अब कोशिकाओं के पास, और कोशिकाओं में जो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन हो रहा है। उसके अलावा जो H2O जो जल है वो वाष्प के रूप में उत्पादित हो रहा है, और प्लस उससे क्या निकल रही है, एनर्जी, और उसी एनर्जी की हम बात करते हैं कि जो एनर्जी है हमारी उपापचयी क्रियाओं को करने में काम आती है, या हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं उनको करने में काम आती है। तो यहाँ पे गैसों का मिश्रण हुआ, यानी इसका जो फिफ्थ पॉइंट है, पांचवा जो चरण है वो ये है कि कोशिका जो है वो कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। क्या बोलते हैं बच्चों, कोशिकीय श्वसन। तो ये याद रखना, यानी यहां पर जो है फिफ्थ चरण है कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, ठीक है। यानी यहां पर हमने देखा श्वसन के चरण, यानी सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्वसन के चरणों की, तो श्वसन के चरण में सबसे पहला आरंभिक चरण है वो है यहाँ पर श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन। श्वासन और फुफ्फुसीय संवातन है क्या, वायुमंडलीय वायुओं को फेफड़ों के अंदर लेना और फेफड़ों की कुपिकीय वायु का वायुमंडल में छोड़ना, बाहर छोड़ना, उस प्रक्रिया को हम श्वासन या फुफ्फुसीय संवातन कहते हैं। उसके बाद जो है फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विसरण होगा। जब रुधिर के पास गैसें पहुंच चुकी हैं तो ये उसका स्थानांतरण करेगा, गैसों का रुधिर द्वारा स्थानांतरण होगा। उसके बाद रुधिर तथा उत्तकों के मध्य गैसों का विसरण होगा, और उत्तक और कोशिकाओं के पास जब ऑक्सीजन आ जाएगी तो वहां पर कोशिकीय शोषण होगा और उससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो है ये 5 चरण है श्वसन के। अब इन श्वसन के 5 चरण को हम डायग्राम या चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरीके से सारी जो घटना है घटित हो रही, ठीक है। यानी यहां पर हम नेक्स्ट देखें तो यहां पर इन्हीं चीजों को हम डायग्राम में ड्रॉ कर रहे हैं ताकि ये हमें थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहां पे बात कर रहे थे बच्चों, यहां सबसे पहले जो प्रक्रिया है वो क्या है, यहां पर श्वसन, यानी हमने बोला कि जो फेफड़े हैं, ठीक है, फेफड़ों को हम बोलते हैं लंग्स। इंग्लिश में कौन सी टर्म है इसकी, लंग्स। यानी जो फेफड़े हैं ये फेफड़े, अब इन फेफड़ों में वायुमंडलीय वायु, यानी बात किसके कर रहे हैं, वायुमंडलीय वायु। ये वायुमंडलीय वायु का तो अंदर की तरफ जाना, यानी वायुमंडलीय वायु का इस तरीके से अंदर की तरफ जाना, और कुपिकीय वायु का फेफड़ों से बाहर निकलने की प्रक्रिया। यहां पर कौन सी, कुपिकीय, कुपिकीय वायु, समझ रहे हो, यानी वायुमंडलीय वायु का फेफड़ों में जाना और फेफड़ों से कुपिकीय वायु का बाहर निकलना, ठीक है। और ये कुपिकीय वायु है जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता होगी, इसका बाहर निकलना, यानी ये जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को, यानी ये जो प्रक्रिया है इसी प्रक्रिया को हम यहां पर श्वासन या
इसकी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी मैंने बताई थी, ब्रीथिंग बोलते हैं, ब्रीथिंग। ठीक है, यानी वायुमंडलीय वायु और कुपिकीय वायु का, वायुमंडलीय वायु और कुपिकीय वायु का, वायुमंडलीय वायु का अंदर आना और कुपिकीय वायु को बाहर जाना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वासन। क्या कहलाएगी? श्वासन। यानी ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को हमने यहां पर क्या बोला है? श्वासन। ठीक है, या इसको हम बोल रहे हैं यहां पर ब्रीथिंग। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ब्रीथिंग। आगे आते हैं, अब देखें यहां पर, ठीक है, अब आगे देखते हैं यहां पे, यानी यहां फेफड़े हैं तो इनको क्या होगी? यहां पर सप्लाई होगी, ब्लड की सप्लाई होगा। तो देखते हैं यहां पर, ये हमने यहां पर ब्लड की सप्लाई बना दी, ठीक है। तो यहां पर ये ब्लड की सप्लाई बना रहे हैं, यहां पर बोल दीजिए ये रुधिर वाहिनियां हैं। अब इन रुधिर वाहिनियों के अंदर क्या भरा होगा बच्चों? इन रुधिर वाहिनियों में है ब्लड। यहां पर इन रुधिर वाहिनियों में है क्या है? ब्लड। ये रुधिर वाहिनियां और ये रुधिर वाहिनियों में यहां पर है ब्लड, यानी रक्त, रुधिर। ठीक है, रक्त और रुधिर यहां भरा हो। ठीक है, उसके अलावा यहां पर हम ले लेते हैं, ये हम यहां पर एक कोशिका बना दी मैंने। ठीक है, ये एक कोशिका हो गई, यानी यहां इसको मैं बोल रहा हूं ये क्या है? यहां पर कोशिका। ठीक है, क्योंकि कोशिका के समूह को हम क्या बोलते हैं? उत्तक। तो बहुत सारी कोशिकाएं नहीं बना रहा हूं मैं, कोशिका बना दे रहा हूं। इसी के अंदर हम देख लेंगे कि किस तरीके से इनके बीच गैसों का विसरण होता है। अब यहां पर सबसे पहले ध्यान दे बच्चों, यहां की बात कर रहे हैं, यानी फेफड़ों में यहां पर वायुमंडलीय वायु आई। ठीक है, वायुमंडलीय वायु में मेनली हम किसी बात कर रहे हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो यहां ऑक्सीजन अंदर आएगी, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर छोड़ी जाएगी। समझ रहे हो? यानी ऑक्सीजन अंदर आए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ा। यानी यहां पर जो ये प्रक्रिया है, यानी इस प्रक्रिया की बात करें तो ये प्रक्रिया यहां पर, यानी फर्स्ट तो बात कर लेते हैं हमने यहां पर श्वसन, और सेकंड प्रक्रिया जो है यहां पर, यानी ये हो गया यहां पर सेकंड चरण, और ये वाला हो गया यहां पर फर्स्ट चरण। तो फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, सेकंड चरण में हमने क्या बताया था कि सेकंड चरण में यहां पर फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य क्या होगा? गैसों का विनिमय। यानी यहां पर क्या है? यहां फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य, फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय, गैसों का विनिमय दिख रहा है साफ साफ हमें। यानी यहां पर फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय, ये क्या हो गया इसका? सेकंड चरण। अब यहां से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, उस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी यहां बात करें, यहां मान लीजिए ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहां पर लेकर के जा रहा है। ठीक है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इधर की बात करेंगे तो यहां पर ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड चीज है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं यहां पर। अल्टीमेटली जो ब्लड है, ये ब्लड की बात कर रहे हैं, तो ये जो ब्लड है ये कर क्या रहा है? यहां पर ये इसका तीसरा चरण हो गया। तीसरा चरण है यहां पर गैसों का स्थानांतरण, यानी यहां पर गैसों का स्थानांतरण, गैसों का स्थानांतरण, गैसों का स्थानांतरण। ठीक है बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है? गैसों का स्थानांतरण। यानी यहां पर थर्ड पॉइंट है गैसों का स्थानांतरण। यानी जो तीसरा हम यहां पर चरण देख रहे हो, गैसों का स्थानांतरण किसके द्वारा? रुधिर द्वारा। गैसों का स्थानांतरण रुधिर द्वारा, रुधिर या रक्त के द्वारा। ठीक है, ये हो गया तीसरा चरण। ठीक है, उसके बाद चौथा चरण देखें तो चौथे चरण में क्या देखने को मिलेगा कि चौथे चरण में यहां पर ये ऑक्सीजन यहां इसने दी, और यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर आ गई। यानी यहां पर रुधिर और कोशिका के मध्य, या रुधिर और उत्तकों के मध्य, यानी यहां पर हमें क्या देखने को मिला? यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर ये जो है फोर्थ चरण हो गया, और यहां पर हमें जो देखने को मिल रहा है तो ये मिल रहा है कि उत्तकों तथा उत्तकों
तथा रुधिर के मध्य, ऊतकों तथा रुधिर के मध्य, ऊतकों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय, ऊतकों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय। ठीक है बच्चों, यानी यहां पर जो फोर्थ चरण है वो फोर्थ चरण यानी चौथा चरण देखें तो ऊतकों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय। तो ऊतकों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय हो गया। ठीक है, यानी ये कोशिका मैंने बनाई हुई। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर अगर आप थोड़ा सा अगर यहां पर ध्यान दें तो आपको यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो ग्लूकोज होगा, ये ग्लूकोज और यहां पर जो है ऑक्सीजन, इसके थ्रू यहां पर इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण की वजह से यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, प्लस यहां पर जो है वो ऊर्जा यहां से मुक्त होगी। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हमने बोल ही दिया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां जा रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस रुधिर में मिल रही है। यानी यहां पर ये जो प्रक्रिया चल रही है ना, ये जो प्रक्रिया चल रही है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया श्वसन का ये 5वां चरण है और श्वसन के इस 5वें चरण को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन में हुआ क्या, ऑक्सीजन को लिया और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन किया। तो इस चरण को यानी इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। दोबारा समझना, यानी इसका जो फर्स्ट चरण था वो क्या था, श्वसन या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के अंदर हुआ है वायुमंडलीय वायु को फेफड़ों के अंदर लिया और फेफड़ों से कुपिकीय वायु को बाहर निकाल दिया। उसके बाद देखें यहाँ पर जो फेफड़े हैं और यहाँ पर जो रक्त है या रुधिर है, फेफड़ों तथा रुधिर के मध्य गैसों का विनिमय हो रहा है। उसके बाद देखें तो जो गैसें हैं, गैसों का स्थानांतरण हो रहा है रुधिर के द्वारा। रुधिर यहाँ पर गैसों का स्थानांतरण कर रही है। चौथा देखें तो ये जब यहां आ गई तो यहां पर ऊतकों तथा रुधिर के मध्य गैसों का यहां पर आपको विनिमय देखने को मिल रहा है। उसके बाद देखें तो 5वां जो है वो कोशिकीय श्वसन। गैसों का विसरण बोल दो या गैसों का विनिमय बोल दो, बात एक ही। तो इस तरीके से ये श्वसन के 5 चरण हैं। ठीक है, इन 5 चरण के थ्रू यहां पर हमने देख लिया कि किस तरीके से वायु का मार्ग है और किस तरीके से ऑक्सीजन जो है फेफड़ों से होते हुए रुधिर के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को पहुंचती है और ये कोशिकाएं उस ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के अंदर, और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प तथा ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए हमारे श्वसन के चरण। अब यहां पर आगे देखें तो अब हमें जो आगे देखना है वो देखना है मानव श्वसन तंत्र, यानी मानव श्वसन तंत्र में किस तरीके से आगे संरचना है वो अभी हम देखेंगे। यहां तक कोई दिक्कत मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, यानी अभी जो हमने पढ़ा है वो पढ़े हैं यहां पर मुख्यतया श्वसन के चरण। ठीक है, अब श्वसन के चरण के जो बात है यहां पर जो होगी वो होगी मानव श्वसन तंत्र की। भाई हमें जो यहां पर अध्ययन करना है ना बच्चों, वो क्या है, मानव श्वसन तंत्र। और मानव श्वसन तंत्र को जो है हम मुख्यतः 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। जैसे बात की थी मानव पाचन तंत्र की, तो मानव पाचन तंत्र को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, वो था आहार नाल और सहायक पाचन ग्रंथियां। यहां पर जो है हम श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं, तो श्वसन तंत्र को भी 2 भागों में विभाजित कर लिया जाता है। एक तो है यहां पर कंडक्टिंग जोन और एक है एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब संवहन क्षेत्र, और बात करें एक्सचेंज जोन का तो वो होगा विनिमय क्षेत्र। ठीक है, कौन कौन सा, यानी संवहन क्षेत्र और विनिमय क्षेत्र। अब मानव श्वसन तंत्र का हम जो है उसको यहां पर उसके डायग्राम से, उसके चित्र से यहां पर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम बनाते हैं। यानी यहां पर बात कर रहे हैं अब मानव श्वसन तंत्र की, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, तो मानव श्वसन तंत्र को मैंने बताया कि अभी 2 क्षेत्रों में हमने इसको विभाजित किया हुआ है। एक तो है संवहन क्षेत्र और दूसरा है यहां पर विनिमय क्षेत्र। श्वसन क्षेत्र या विनिमय क्षेत्र, विनिमय क्षेत्र से मतलब है जहां गैसों का विनिमय होगा फेफड़ों के अंदर, वो क्या कहलाएगा, हमारा वहां पर
विनिमय क्षेत्र कहलाए। ठीक है, अब यहां पर मानव श्वसन तंत्र को हम डायग्राम से समझते हैं। डायग्राम देखें, ये हो गया यहां पर नोज, ये हो गया इसका मुख, ठीक है बच्चों, ये यहां पर इसकी हो गई मुख गुहा, ये यहां पर विलम पेलेटाई उवला, ये मुख गुहा, यहां पर ये हो गया नोज। ठीक है, उसके अलावा देखें और क्या मिलेगा, ठीक है बच्चों, ये हो गया यहां पे ट्रेकिया या श्वास नली, स्वरयंत्र, यहां पर कंठाच्छद, यहां पर ये श्वास नली, यहां पर विभक्त हो गई दो पार्ट के अंदर, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब यहां पर जो है ये हमने यहां पर मानव श्वसन तंत्र का यहां पर चित्र बनाया है। अभी मानव श्वसन तंत्र के चित्र के अंदर हम यहां पर इसकी लेबलिंग स्टार्ट करते हैं, यानी इसका नामांकन करते हैं। यहां पर आपको दिख रहे हैं, यानी ये हमारे नोज, ठीक है, और नोज पर हमें यहां पर दो छिद्र दिख रहे हैं। तो ये दो छिद्र हैं, इनको हम बोलते हैं बाह्य नासा छिद्र। क्या बोलते हैं बच्चों? बाह्य नासा छिद्र। यानी यहां पर जो दिख रहे हैं ये है बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। तो ये तो हो गया बाह्य नासा छिद्र। उसके अलावा ये जो छिद्र है, ये छिद्र यहां पर एक ट्यूब के अंदर या एक वेस्टिब्यूल के अंदर ओपन हो रहे हैं, इसे बोलते हैं नासा वेस्टिब्यूल। यानी ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप बच्चों, इसको हम बोलते हैं नासा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल। ठीक है, इसको बोलेंगे नासा वेस्टिब्यूल। तो ये हो गया बाह्य नासा छिद्र, ये हो गया नासा वेस्टिब्यूल। उसके बाद ये नासा वेस्टिब्यूल, नासा वेस्टिब्यूल यहां पर एक केविटी के अंदर खुलता है और इस केविटी को हम बोलते हैं नासा कोष्ठ, नासा कोष्ठ। ये हो गया नासा कोष्ठ। ठीक है, फिर ये नासा कोष्ठ यानी एयर यहां पर आई, यानी यहां पर देखना बच्चों पार्ट, यानी एयर यहां से अंदर की तरफ गई, ठीक है, फिर यहां से ये आई यहां पर नासा वेस्टिब्यूल के अंदर, और इस नासा वेस्टिब्यूल से ये कहां गई है, ये आई है नासा कोष्ठ में। अब नासा कोष्ठ जो है, ये नासा कोष्ठ यहां पर अंदर की तरफ दो छिद्रों यानी एक जोड़ी छिद्रों के द्वारा खुलते हैं, और इन एक जोड़ी छिद्रों को हम बोलते हैं अंतः नासा छिद्र, अंतः नासा छिद्र, अंतः नासा छिद्र। तो ये हो गया यहां पर अंतः नासा छिद्र। ये मैंने आपको जो संरचना है, इस संरचना की बात करें तो ये आपको पाचन तंत्र में पढ़ाई जाती है कि ये वाला जो पार्ट ये मुख गुहा है, ये आगे कोमल तालु है, और कोमल तालु की जो बहिर्वृद्धि है, इस बहिर्वृद्धि को हम यहां पर बोलते हैं विलम पेलेटाई। इसको बोला जाता है यहां पर विलम पेलेटाई, विलम पेलेटाई।
और ये वेलम पैलेटाई जो है भोजन को निगलते समय यहां पर अंतः नासा छिद्र को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण नासा कोष्ठ में प्रवेश न कर पाए। उसके बाद देखें तो ये वाला पार्ट यहाँ पे मुख, ये हो गया मुख गुहा। अब यहाँ पर जो अंतःनासा छिद्र है यहाँ पर जिस क्षेत्र में खुलते हैं इस क्षेत्र को बोलते हैं यहाँ पर ग्रसनी, ग्रसनी, या इसको बोला जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या बोलते हैं बच्चों? फेरिंग्स, यानी ग्रसनी और फेरिंग्स। आया समझ में? यानी सबसे पहले बात करी तो एयर यहां पर एंटर होगी बाय नासा छिद्र के थ्रू, फिर नासा वेस्टिब्यूल, फिर नासा कोष्ठ, फिर अंतःनासा छिद्र, और ये अंतःनासा छिद्र किसके अंदर खुलेंगे? ग्रसनी के अंदर। फिर ये जो ग्रसनी है, अब यहां पर देखें तो जो ग्रसनी है ये वाला पार्ट, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये कहलाता है यहां पर कंठाच्छद, कंठाच्छद, ठीक है, या इसका आप इंग्लिश में इसका पॉपुलर नेम है उसे याद रखें, ये है एपीग्लोटिस, एपीग्लोटिस, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। यानी यहां पर जो है यानी ये फेरिंग्स किसमें ओपन होगा? ये ओपन होगा यहां पर कंठाच्छद या एपीग्लोटिस में। यानी ये जो मुख गुहा जिस क्षेत्र में खुल रही है बच्चों, इस क्षेत्र को हम ग्रसनी या फेरिंग्स बोलते हैं। तो ग्रसनी और जो फेरिंग्स है वो आप बोल दो वायु और भोजन का जो है वो एक आप बोले कॉमन जो है वो कॉमन पाथ है, ठीक है, यानी उनका जो है कॉमन मार्ग है, कॉमन पाथ है किसका? भोजन का और वायु का। यानी देखें तो भोजन जो है वो भी ग्रसनी से गुजरेगा और वायु जो है वो भी ग्रसनी से गुजरेगी। तो यहां पर जो है ये वाला पार्ट कंठाच्छद है, और कंठाच्छद यहां पर ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, जो मैंने रेड से यहां पर थोड़ा सा शेडेड किया हुआ है, ये रेड से थोड़ा जो शेडेड किया हुआ है ये पार्ट यहां पर है बच्चों लैरिंग्स, ठीक है, या इसको आप बोलो स्वर यंत्र, स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र को हम बोलते हैं बच्चों लैरिंग्स, स्वर यंत्र को बोलते हैं लैरिंग्स। यानी ये है यहां पर स्वर यंत्र। स्वर यंत्र के बाद बात करें तो स्वर यंत्र जो यहां पर जिस ट्यूब में खुलेगा इस ट्यूब को बोलेंगे यहां पर श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली, और इस श्वास नली को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेकिया, ट्रेकिया, समझ रहे हो? यानी ये हो गई श्वास नली और ये हो गया यहां पर ट्रेकिया। उसके बाद देखें तो ये वाला वार्ड है, तो इधर का जो फेफड़ा है इसको हम बोलेंगे दायां फेफड़ा, और ये वाला जो होगा ये होगा बायां फेफड़ा, ठीक है, यानी दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, यानी राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। यानी यहां पर बात करें तो ये जो है यहां पर ये होगा यहां पर राइट लंग, राइट लंग, या इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, ठीक है, तो ये दायां फेफड़ा होगा। इधर की बात करें तो ये होगा यहां पर लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, या इसको हम बोल सकते हैं बच्चों यहां पर बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, ठीक है, बायां फेफड़ा। तो ये होगा यहां पर दायां फेफड़ा और ये होगा यहां पर बायां फेफड़ा। यानी अभी जो आपको यहां पर वायु मार्ग पता लगा है वो क्या है? यानी सबसे पहले वायु प्रवेश करेगी बाह्य नासा छिद्र के थ्रू, बाह्य नासा छिद्र में जाएगी नासा वेस्टिब्यूल में, नासा वेस्टिब्यूल से जाएगी नासा कोष्ठ में, और नासा कोष्ठ से फिर ये चलेगी तो ये कहां जाएगी? इस तरीके से ये बाहर निकलेगी, और ये जो एयर है या वायु है ये यहां पर अंतःनासा छिद्र से होते हुए आएगी फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से जब ये है तो फेरिंग्स से ये यहां पर चलेगी तो ये यहां पर लैरिंग से गुजरेगी, ठीक है, इस तरीके से लैरिंग से गुजरी, और लैरिंग से गुजर करके कहां आएगी? ये यहां पर श्वास नली में, ठीक है, श्वास नली में आ गया। अब श्वास नली जो है ये फिर विभाजित हो जाती है, एयर इधर चली जाएगी और ये इधर चली जाएगी, यानी यहाँ पर ये लेफ्ट लंग और यहाँ पर हो गया ये राइट लंग। अब यहाँ पर ये जो नली है इस नली का भी आपको याद रखना है, यानी बात कर रहे हैं इस वाले पार्ट की, ठीक है, यानी ये जो नली यानी श्वास नली फिर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन दो शाखाओं को बोलते हैं प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी, ठीक है। यानी यहां पर जो श्वास नली है या ट्रेकिया है ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और इन दो शाखाओं को
यहां पर बोला जाता है प्राथमिक श्वसनी। ठीक है बच्चों, तो ये मानव श्वसन तंत्र का हमने देखा, तो यहां पर एक चित्र के माध्यम से यहां पर हमने इसको समझने की कोशिश की। ठीक है, यानी दोबारा देखें तो जो है वायु बाह्य नासा छिद्र, नासा वेस्टिब्यूल, उसके बाद नासा कोष्ठ, अंतनासा छिद्र से होते हुए ग्रसनी, और ग्रसनी से होते हुए फिर लैरिंक्स या स्वर यंत्र, उसके बाद श्वास नली, फिर उसके बाद प्राथमिक श्वसनी, और उसके बाद लंग्स यानी फेफड़ों में पहुंचे। आ रहा समझ में? यानी यहां पर जो है, अगर मैं आपसे बोलूं कि वायु मार्ग अगर आपको लिखना है, वायु मार्ग अगर आपको लिखना है, यानी अगर आपसे यहां बोल दिया जाए कि आप ये बताइए बच्चों वायु मार्ग, ठीक है, यहां पर आपसे पूछ लिया जाए कि वायु मार्ग बताइए, तो वायु मार्ग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। तो वायु मार्ग से बात करें तो सबसे पहले जो वायु है वो वायु कहां एंटर होगी, यानी बात करें तो सबसे पहले जो वायु एंटर होगी वो होगी बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र। ठीक है, इस बाह्य नासा छिद्र के बाद वो कहां जाएगी, बाह्य नासा छिद्र के बाद जाएगी वो नासा वेस्टिब्यूल, नासा वेस्टिब्यूल, नासा वेस्टिब्यूल के अंदर। ठीक है, फिर यहां से जो एयर है वो कहां जाएगी, यानी हवा या जो वायु है वो कहां प्रवेश करेगी, वो प्रवेश करेगी नासा कोष्ठ में, नासा कोष्ठ में। ये बात हो गई यहां पे नासा कोष्ठ की। अब जो नासा कोष्ठ है, ये नासा कोष्ठ यहां पर खुलेगा अंतः नासा छिद्र, अंतः नासा छिद्र, अंतः नासा छिद्र। ठीक है, और ये अंतः नासा छिद्र है, ये अंतः नासा छिद्र खुलेगा यहां पर ग्रसनी में। ठीक है, फिर ये जो ग्रसनी है, ये ग्रसनी यहां पर स्टार्ट होगी, और ये ग्रसनी जो खुलेगी ये खुलेगी स्वर यंत्र में, स्वर यंत्र। फिर स्वर यंत्र से जो वायु है, ये वायु आगे देखें तो ये वायु पहुंचेगी श्वास नली में, श्वास नली में। ठीक है बच्चों, यानी ये स्वर यंत्र, और स्वर यंत्र से जाएगी श्वास नली में। अब जो श्वास नली है, ये श्वास नली फिर खुलेगी प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी में, प्राथमिक श्वसनी में। ये प्राथमिक श्वसनी में अंदर खुल गई। अब जो प्राथमिक श्वसनी है, ये प्राथमिक श्वसनी यहां पर देखें तो ये कहां पर, यानी फेफड़ों। ठीक है बच्चों, यानी ये हमने यहां पर एक शॉर्ट पाथ देख लिया कि बाह्य नासा छिद्र, नासा वेस्टिब्यूल, नासा कोष्ठ, अंतः नासा छिद्र, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, प्राथमिक श्वसनी और फेफड़े। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी ये कंप्लीट पाथ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमने एक सूक्ष्म रूप के अंदर यहां पर जो है वो वायु मार्ग देख लिया। अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, यानी अब हम जो है ये फेफड़े जो हैं, इन फेफड़ों के अंदर किस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है उस नेटवर्क को देखेंगे, क्योंकि हमें इसकी जो है संरचनात्मक और कार्यात्मक, यानी हमने इसे सबकी इसकी जो सबसे छोटी यूनिट है फेफड़ों की, उस छोटी यूनिट तक पहुंचना है। और वो सबसे छोटी यूनिट या बोले सबसे जो छोटी इकाई है, वो छोटी इकाई होती है कुपिका। ठीक है, तो हमें कुपिका तक पहुंचना है। अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर फेफड़ों तक। अब फेफड़ों के अंदर देखते हैं कि किस तरीके से इसका नेटवर्क बिछा हुआ है या किस तरीके से यहाँ पर जाल बिछा हुआ है। तो यहाँ पर लेते हैं नेक्स्ट अब यहाँ पर देखें बच्चों, तो यहाँ पर अभी मैंने ड्रॉ किया था, यहाँ पर ड्रॉ किया था कि ये वाला पार्ट हो गया यहाँ पर लैरिंक्स वाला। दोबारा ड्रॉ करते हैं इसको, यानी यहां बात कर रहे थे कि ये वाला पार्ट जो है ट्रेकिया, और ट्रेकिया का आगे पार्ट लैरिंक्स। ठीक है, उसके बाद यहां पर जो है ये प्राथमिक श्वसनी के अंदर विभाजित हो गया, ये प्राथमिक श्वसनी होगी। प्राथमिक श्वसनी के बाद यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये यहां पर लंग्स है। ठीक है, ये यहां पर लंग। अब इस लंग के अंदर जो है हमें यहां पर देखना है कि इसके अंदर जो है किस तरीके से नेटवर्क बना हुआ है, समझ रहे हो? यानी यहां पर क्या देखना है, नेटवर्क देखना है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि ये जो पार्ट है,
यानी ये वाला पार्ट हो गया यहां पर, जिसको हमने बोला था एपिग्लोटिस, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं भाई ये एक आच्छाद है, ठीक है, यहाँ पे एक फ्लैप संरचना है या एक ढक्कन नुमा संरचना है। उसके बाद ये लैरिंक्स हो गया और ये हो गया यहाँ पर श्वास नली, और श्वास नली यहाँ पर दो प्राथमिक श्वसनी के अंदर यहाँ पर विभाजित है। चलो यहाँ पर भी हम जो है इसको डिनोट कर लेते हैं, यानी यहां बोले तो उसको हमने बोला था कंठाच्छद, इसको यहां पर कंठाच्छद, ये तो था कंठाच्छद। उसके बाद ये वाली जो संरचना थी ये है यहां पर स्वर यंत्र, ये है स्वर यंत्र। इसके बाद ये जो संरचना है ये है यहां पर श्वास नली, श्वास नली। उसके बाद यहां पर जो ये विभाजित हुई है, ये विभाजित हुई जो संरचना है ये है यहां पर प्राथमिक श्वसनी, प्राथमिक श्वसनी। उसके बाद यहां पर ये प्राथमिक श्वसनी अब यहां पर फेफड़ों के अंदर प्रवेश कर रही है, और फेफड़ों के अंदर प्रवेश करने के बाद ये फिर विभाजित होगी, ठीक है। यहां पर बहुत अच्छा नेटवर्क हमें देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल घबराना मत, आराम से शांति से समझना। यानी यहां पर बात कर रहे हैं कि यहां पर स्टार्ट हुआ और ये स्टार्ट होने के बाद यहां पर विभाजित हुआ, ये विभाजित हुआ है इस तरीके से, फिर दो ब्रांचों में, ये ब्रांचों में विभाजित हुआ, फिर देखें तो फिर यहां पर ये देखा तो फिर ये दो ब्रांचों में विभाजित हो गया, ठीक है। यानी यहां पर ये प्राथमिक श्वसनी थी, तो यहां पर जो है इसको हम बोल देंगे कि ये यहां पर द्वितीयक श्वसनी है, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी। ये यहां पर हो गई द्वितीयक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी। उसके बाद ये जो वापस विभाजित हुई, यानी ये वापस विभाजित हुई है, इसको हम बोल देंगे यहां पर तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, ठीक है। तो ये द्वितीयक श्वसनी, ये तृतीयक श्वसनी। अब ये जो तृतीयक श्वसनी है ये फिर विभाजित होती, ये तृतीयक श्वसनी जो है ये फिर विभाजित हुई और ये फिर विभाजित होकर के इस तरीके से यहां पर संरचना में विभाजित हो गई, ठीक है। विभाजित होने के बाद ये जो संरचना में विभाजित हुई, इस संरचना को आप बोल देंगे प्रारंभिक, प्रारंभिक श्वसनिका, प्रारंभिक श्वसनिका। देखो अब यहां पर जो है वो नाम परिवर्तित हो गया। अभी तक आप देख रहे हो, ध्यान से देखो, तो ये श्वसनी आ रहा था, अब क्या हो गया यहां पर श्वसनिका, ठीक है। तो ये क्या हो गया प्रारंभिक श्वसनिका। अब ये प्रारंभिक श्वसनिका जो है ये आगे मान लीजिए कि इस तरीके से काफी पार्ट में ये इस तरीके से विभाजित होती रहेगी। तो इन सभी को मिलाकर के, यानी यहां पर ये विभाजित होती रहेगी और इन सभी को मिलाकर के हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, यहां पर कुल फुफ्फुसीय, कुल फुफ्फुसीय श्वसनिका, कुल फुफ्फुसीय श्वसनिका। तो यहां पर जो है ये जो श्वसनिका है ये आगे कई उसमें विभाजित होती रहेगी और उन सभी को मिलाकर के हम बोल देते हैं, भाई इतना सारा नेटवर्क बना नहीं सकते हम, उनको सभी को मिलाकर बोल देते हैं ये कुल फुफ्फुसीय श्वसनिका हो गई सारी। अब लास्ट में जब है, लास्ट में ये जब यहां पर, लास्ट में जब ये यहां पर अंतिम इसका विभाजन हुआ, तो अंतिम विभाजन होने के बाद फिर ये जाके आगे जाकर के ये फिर विभाजित हो गई, ये फिर विभाजित हो गई। यानी यहां पर ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे ये होगा यहां पर अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका, ठीक है। यानी यहां से यहां तक देखो, अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो यहां से यहां तक जो है वो श्वसनिका जो शब्द है उसका यहां पर हम यूज कर रहे हैं, यानी प्रारंभिक श्वसनिका, ये कुल फुफ्फुसीय श्वसनिका और ये अंतिम श्वसनिका। अब ये अंतिम श्वसनिका जो बात करें तो ये वापस जो है विभाजित हो रही है और ये विभाजित होगी, विभाजित हो चुकी है, यहां पर हमने विभाजित कर दिया इसको, ठीक है। अब यहां पर जो विभाजित हुआ, ये विभाजन होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये वाली जो स्ट्रक्चर बनी है, इसको हम यहां पर बोल रहे हैं, ये होगी यहां पर श्वसनीय श्वसनिका, श्वसनीय श्वसनिका, श्वसनीय श्वसनिका। तो यहां पर ये हो गई श्वसनीय श्वसनिका।
अब देखो यहां पर जो हो गया ये श्वसनीय श्वसनिका, या इसको जो श्वसनिका है इसको हम बोल देते हैं ब्रोंक्यूल। तो ये हो गया यहां पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ये फर्दर डिवाइड हुआ, ये फिर आगे जाकर के डिवाइड हुआ और आगे जाकर के ये इस तरीके से फिर 3 स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइड हो गया। ठीक है, फिर जब डिवाइड हुआ फिर आगे जाके देखेंगे कि ये फिर इस तरीके से डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो श्वसनिका है, ये श्वसनिका जब डिवाइड हुई, विभाजित हुई, तो ये जो संरचना है ये संरचना कहलाएगी यहां पर कुपिकीय नलिका। कुपिकीय यानी अब देखो वर्ड आ गया, यानी हम यहां पर कुपिका के नजदीक आ गए, यानी ये हो गई यहां पर कुपिकीय नलिका। कुपिकीय नलिका, कुपिकीय नलिका फिर विभाजित हुई, तो ये जो संरचना है ये संरचना कहलाएगी यहां पर एट्रिया। एट्रिया, ये हो गया एट्रिया। अब ये जो एट्रिया है यहां पर ही मेन बात, अब यहां जो है हम बात करें, अब यहां बात करें तो ये जो एट्रिया है, इस एट्रिया से इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स यहां पर इस तरीके से आपको देखने को मिले। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अब इन स्ट्रक्चर्स में देखें तो ये स्ट्रक्चर्स आपको जो दिख रही है, इसको तो हम बोलते हैं बच्चों यहां पर वायु कोश। वायु कोश, ठीक है, वायु कोश बोल दें। अब यहां पर जो ये संरचना है, ये जो संरचना देख रहे हो आप, इसको हम बोलते हैं यहां पर कुपिका। कुपिका, इसको वायु कोश बोल दो, या इसको हम बोल देते हैं यहां पर एयर सेक। ठीक है, वायु कोश ऐसे। अब ये वायु कोश देखें तो ये 1 2 3 4, यानी एक वायु कोश के अंदर 3 से 4 कुपिका मिलती है। अब हमें जो पहुंचना था ना, वो पहुंचना कहां था, इस कुपिका के पास। हम पहुंच गए, यानी हमारा यहां पर टारगेट अचीव हो गया, यानी ये कुपिका वाली जो बात कर रहे थे, इस कुपिका तक हमें पहुंचना था। अब कुपिका क्या है? कुपिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है फेफड़ों की। किसकी? फेफड़ों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, अब देखो इसी वाले नेटवर्क को मैं फिर आपको दोबारा समझा रहा हूं। ठीक है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये आराम से समझ में आ जाएगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि आपको इसमें से याद क्या रखना है। तो देखो सिंपल सी बात है, यहां हमने स्टार्ट किया था, तो ये कंठाच्छद, कंठाच्छद को हम यहां पर इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस, तो ये इसका वर्ड याद रखना, एपीग्लोटिस। उसके बाद स्वर यंत्र, उसके बाद श्वास नली। अब जो प्रारंभिक श्वास नली जो है, ये श्वास नली 2 भागों में विभाजित हुई, वो हो गई प्राथमिक। फिर ये प्राथमिक जो है वो फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है, फिर वो द्वितीयक में, फिर द्वितीयक तृतीयक में, फिर तृतीयक जो है वो आगे फिर शाखाओं में विभाजित होता है, वो शाखाएं श्वसनिकाएं कहलाती हैं। अब श्वसनिका है हमने 3 प्रकार की बता दी, एक तो हो गई प्राथमिक श्वसनिका, फिर कुल फुफ्फुसीय श्वसनिका, और लास्ट में एक अंतिम श्वसनिका। ठीक है, यहां पर मैंने आपको बताया ये, यानी ये वाली जो बात कर रहे हैं, यानी ये क्या है यहां पर? श्वसनिका। अब ये श्वसनिका फिर खुलेंगी किसके अंदर? श्वसनीय श्वसनिका के अंदर, फिर कुपिकीय नलिका, कुपिकीय नलिका यहां पर एट्रिया के अंदर, और एट्रिया खुलेगा वायु कोश, और वायु कोश जो है यानी एयर सेक जो है, ये 3 से 4 एल्वियोली का या 3 से 4 कुपिकाओं का मिलकर के बनता है, और यही कुपिका जो है वो लंग्स की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो इसको याद रखना, यानी यहां बात कर रहा हूं मैं किसकी? कुपिका की। तो ये जो कुपिका है, ये कुपिका क्या है? ये कुपिका यहां पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है बच्चों? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ठीक है, यानी यहां पर ये संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कुपिका, यानी इसी कुपिका पर गैसों का विनिमय होगा, यानी यहीं पर जो है वो रुधिर की सप्लाई होगी, यहाँ पर रुधिर वाहिनियां मिलेगी, उन रुधिर वाहिनियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपने देखा था विनिमय, वो गैसों का विनिमय हमें यहाँ देखने को मिलेगा। अब ये जो चीजें हैं, इन चीजों को हमें एक और इन्वर्स में याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें तो याद रख ही लेना कि ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
यानी यहां पर कुपिका, कुपिका क्या है? संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। क्या है कुपिका? कुपिका यहां पर संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है किसकी? फेफड़ों की। ठीक है, आगे एक पार्ट और इसका देख लेते हैं। यानी यहां पर जो हमने ये देखा, तो यहां पर जो मानव श्वसन तंत्र है, इसको हमने बोला था फर्स्ट भाग में ही कि मानव श्वसन तंत्र जो है वो दो भागों में विभाजित है। दो भाग कौन कौन से बच्चों? एक तो मैंने बोला था आपका कंडक्टिंग जोन और एक्सचेंज जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब संवहन क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा जो था वो क्या था? विनिमय क्षेत्र। तो उसको यहां पर दोबारा मैं ड्रॉ कर रहा हूं। यानी हम बात कर रहे हैं कि यहां पर जो मानव श्वसन तंत्र है, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र, ठीक है बच्चों। तो ये मानव श्वसन तंत्र है। इस मानव श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? वो दो भाग हैं, पहला भाग जो है, पहले भाग को हम बोलते हैं यहां पर विनिमय क्षेत्र या संवहन क्षेत्र, संवहन क्षेत्र। यानी पहला भाग जो है वो तो कहलाएगा बच्चों यहां पर संवहन क्षेत्र, और जो दूसरा भाग है, दूसरा भाग कहलाएगा यहां पर विनिमय क्षेत्र। संवहन क्षेत्र और विनिमय क्षेत्र, संवहन क्षेत्र एवं विनिमय क्षेत्र। देखो नाम से पता लग रहा है कि ये तो क्या करेगा? संवहन करेगा, वो क्या करेगा? विनिमय। और इसी को हम यहां पर बोले तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं इसको कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन, और इसको बोलते हैं हम यहां पर एक्सचेंज जोन, कंडक्शन जोन एंड एक्सचेंज जोन। ठीक है, कोई तकलीफ? यानी यहां बात की हमने कि मानव श्वसन तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित कर दिया। कौन कौन से? संवहन क्षेत्र और विनिमय क्षेत्र के अंदर। अब हमने जो देखा संवहन क्षेत्र, यानी हमारा जो श्वसन, मानव श्वसन तंत्र है वो यहां पर बाह्य नासा छिद्र से शुरू हुआ और कुपिका तक चला गया। बाह्य श्वसन क्षेत्र से या बाह्य नासा छिद्र से शुरू हुआ और कहां तक गया है? कुपिका तक। तो इस वाला जो पूरा जो मार्ग है, इसको हमने दो भागों में विभाजित कर दिया, संवहन क्षेत्र और यहां पर विनिमय क्षेत्र। अब संवहन क्षेत्र देखें तो संवहन क्षेत्र कहां से कहां तक होगा? तो संवहन क्षेत्र जो है, यानी संवहन क्षेत्र की बात करें तो संवहन क्षेत्र यहां पर बाह्य नासा छिद्र से, बाह्य नासा छिद्र, बाह्य नासा छिद्र से लेकर के कहां तक होगा? ये बाह्य नासा छिद्र से लेकर के जो अंतिम श्वसनिका है वहां तक क्या होगा? संवहन क्षेत्र। यानी बाह्य नासा छिद्र से अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका, अंतिम श्वसनिका। तो बाह्य नासा छिद्र से अंतिम श्वसनिका का क्षेत्र जो होगा वो होगा संवहन क्षेत्र। विनिमय क्षेत्र की बात करें तो विनिमय क्षेत्र जो होगा वो होगा श्वसनीय, श्वसनीय श्वसनिका, श्वसनीय श्वसनिका, श्वसनीय श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक, श्वसनीय से कुपिका तक। और कुपिका को बच्चों हम इंग्लिश में यहां पर बोलते हैं कुपिका, कुपिका, कुपिका को बच्चों हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली, एल्वियोली। ठीक है, यानी यहां पर हमने क्या देखा? मानव श्वसन तंत्र को संवहन क्षेत्र और विनिमय क्षेत्र हमने यहां पर विभाजित कर दिया। एक तो हो गया संवहन क्षेत्र बाह्य नासा छिद्र से अंतिम श्वसनिका, और विनिमय क्षेत्र जो है वो श्वसनीय श्वसनिका से कुपिका तक। एक तो इसमें विभाजित कर दिया। उसके अलावा देखें तो यहां पर एक चीज और है, वो ये है कि यहां पर हमें दो वर्ड यहां पर सुनने को मिलेंगे। वो है पहला, वो है यहां पर श्वसनिका वृक्ष बोल देते हैं, श्वसनिका वृक्ष, या इसको इंग्लिश में आप याद रखो, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री, ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, ब्रोंकियल ट्री। यानी यहां पर ब्रोंकियल ट्री जो है, ये ब्रोंकियल ट्री कहां से कहां तक होगा? ये प्राथमिक श्वसनी से लेकर के
कहां तक? प्राथमिक श्वसनी से लेकर के अंतिम श्वसनिका तक होगा। यानी ब्रोंकियल ट्री की बात करें तो ब्रोंकियल ट्री कहां से कहां तक है? ये है प्रारंभिक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी, प्रारंभिक श्वसनी से अंतिम श्वसनिका तक, अंतिम श्वसनिका तक। ये तो होगा यहां पर कौन सा क्षेत्र बच्चों? ब्रोंकियल ट्री का। और ऐसे ही एक और यहां पर क्षेत्र है, उसको हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री से मतलब क्या बच्चों? मतलब नेटवर्क। जैसे पेड़ों में शाखाओं का जाल बिछा होता है, ऐसे यहां पर है। तो यहां पर रेस्पिरेटरी ट्री की बात करें तो रेस्पिरेटरी ट्री जो होगा, रेस्पिरेटरी ट्री होगा श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक का जो मार्ग होगा वो होगा यहां पर ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, यानी ब्रोंकियल ट्री तो सॉरी प्रारंभिक श्वसनी से अंतिम श्वसनी तक का क्षेत्र है वो तो ब्रोंकियल ट्री, और रेस्पिरेटरी होगा श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक। अब देखो इसको हम जल्दी से डायग्राम में देख लेते हैं। देखो यहां से बात करें तो जो कंडक्शन यानी संवहन क्षेत्र है वो आपको मिलेगा बाह्य नासा छिद्र। आगे आ जाओ, यानी ये बाह्य नासा छिद्र, यानी बाह्य नासा छिद्र से लेकर के अंतिम श्वसनी तक का जो क्षेत्र होगा ये तो क्या होगा? श्वसन क्षेत्र। ये बोला हमने, संवहन क्षेत्र जो है वो क्या है? बाह्य नासा छिद्र से अंतिम श्वसनी तक का क्षेत्र है वो संवहन क्षेत्र। विनिमय क्षेत्र की बात करें तो विनिमय क्षेत्र आपको मिल रहा है यहां पर श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक। ये कौन सा क्षेत्र होगा? ये क्षेत्र होगा यहां पर विनिमय क्षेत्र। उसके बाद हमने की कि जो प्राथमिक श्वसनी है, प्राथमिक श्वसनी से लेकर के अंतिम श्वसनी तक का जो क्षेत्र है इसे हम बोलेंगे ब्रोंकियल ट्री, और श्वसनिका से लेकर के कुपिका तक का जो क्षेत्र होगा इसको हम बोलेंगे यहां पर रेस्पिरेटरी ट्री, या बोल दो तो श्वसनीय वृक्ष। ठीक है, और इसको बोल दें तो श्वसनीय वृक्ष, और वो हो गया वहां पर श्वसनी वृक्ष। ठीक है, तो यहां पर ब्रोंकियल ट्री एंड रेस्पिरेटरी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।